एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्ला। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कुछ टर्म्स समझते हैं और इसमें जो चीज़ आएगा चार्जेस और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप चार्ज से रिलेटेड और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से क्लियर कर सके, सारा कंसेप्ट क्लियर कर सके। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे नेचर में मौजूद जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे मैटर्स में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होते हैं उसको बाइंडिंग एनर्जी देने का प्रोवाइड करता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस बाइंडिंग एनर्जी से हमारा मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर एक हमारा अर्थ है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। अगर वो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ख़त्म हो जाए तो वो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर वर्ड जो इलेक्ट्रो आ रहा है तो इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस हम समझ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फ़र्क क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो असल में ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज का जो स्टेट होगा वो रेस्ट में होगा, that is charge at rest। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो होता है जिसमें हम डील्स करते हैं, ब्रांच ऑफ वो फिजिक्स जिसमें हम डील्स करते हैं चार्ज जो होता है दैट डील्स विथ डायनेमिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा चैप्टर है और बड़ा टॉपिक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम जब पढ़ेंगे तो इसका दो हिस्सा है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज और फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटर, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। अब इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो नाम पड़ा है वो किस तरीके से है और कैसे है, ये सारी बात आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से रिलेटेड। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या? आप जानते होंगे इसका बेसिक डेफिनेशन। चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर से एसोसिएट होता है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का जो टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए हम जब बात करेंगे मैटर का तो हम जानते हैं मैटर जो होता है, मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है और जब मैटर्स के अंदर मौजूद एटम होगा तो उसके अंदर चार्ज भी होगा। तो मैटर के अंदर एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम होता है मास। मैटर है तो मास होगा, ये बात हम जानते हैं। और ये जो मास है जिसके बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि मास प्रोवाइड करता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है टेंडेंसी टू अपोज चेंज
इन स्टेट, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में जा रहा है और मोशन से रेस्ट में आ रहा है, ये दोनों में से किसी हालत में अगर अपने आप को चेंज कर रहा है या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है रेस्ट में या मोशन में, तो मास जो है ना इनर्शिया प्रोवाइड करता है, यानी मास उस स्टेट को अपोज करेगा। अगर रेस्ट से मोशन में आ रहा तो उसको अपोज करने का काम करेगा क्या, मास। तो ये मैटर की खूबी है कि मास, मैटर के अंदर मास पाया जाता है। और ये इस चीज़ का डिस्कशन हम लोगों ने क्लास 11th में किया था। सारा से सारा चीज़ रिलेटेड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था और सारा चीज़ मास से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। लेकिन क्लास 12th में जो मैटर है, अब मैटर के अंदर एक मौजूद प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम होता है चार्ज। चार्ज एसोसिएट होता है मैटर से, याद रखिएगा ये बात, चार्ज एसोसिएट होता है मैटर से। चार्ज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर मैटर होगा तो मैटर जो है, मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये बात याद रखना। मैटर एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, लेकिन चार्ज जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट मैटर, या फिर मास भी हम कह सकते हैं। याद रखिएगा, मैटर है तो मास तो 100% होगा, तो इसलिए जब मैटर होगा तो मास होगा, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज या मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना मैटर या मास के। याद रखिएगा, बिना मैटर के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां पर भी चार्ज होगा मतलब वो बॉडी मैटर होगा, ये बात याद रखना है। और जो बॉडी मैटर होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो या ना हो। जैसे हम इंसान हैं तो हम इंसान अपने ऊपर गौर कर सकते हैं कि हमारा बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, हमारे ऊपर कोई अभी चार्ज नहीं है, मैटर है हमारा बॉडी, मास है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये कंसेप्ट को याद रखना है आपको। अब आइए चार्ज के बिहेवियर के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चार्ज के बिहेवियर के बारे में देखिए, चार्ज ठीक है, एक मिनट। चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज किस में होता है, रेस्ट में। और चार्ज जब मोशन में होगा, यानी चार्ज की अब स्टेट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना ये चीज़। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे ये चीज़, सारा चीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होता है, क्या होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, सारा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए मोशन जो है, चार्ज जब मोशन में होगा तो अब मोशन दो तरीके से है। एक है यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यानी चार्ज में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब यही चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो चार्ज के अंदर क्या, चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा था। अब एक चीज़ और प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट करेगा, इसको ये निकलेगा। मतलब ये कैसे होगा कि जैसे एक चार्ज है, तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में आया, चार्ज किस में आया, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो एक्सेलरेटेड मोशन में जब चार्ज आया तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा, ऑसिलेट होने लगा।
जब ये ऑसिलेट होने लगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑसिलेशन होने की वजह से एक वेव्स प्रोड्यूस होता है, और जब ये वेव्स प्रोड्यूस होता है तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी उसके अंदर से लूज होता है। याद रखिएगा ये चीज़, यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा वो लूज करेगा एनर्जी, यानी कि चार्जेस लूज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैटर, जो होगा वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये बात याद रहना चाहिए। तो इसमें 3 पॉइंट जो बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है तो उसको कहते हैं, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब हमारा मोशन में होगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी तीनों हालत में अगर चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर। और दूसरा ये चीज़ है कि जब चार्ज मोशन में होगा तो मोशन 2 तरीके से कंसिडर किया जाएगा, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक एक्सेलरेटेड मोशन। तो चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, एक्सेलरेशन जब 0 होगा चार्ज का, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ प्रोड्यूस होगा। ये बात याद रखना। और जब चार्ज के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा, चार्ज के अंदर जब एक्सेलरेशन होगा तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रहा था, अब साथ साथ में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन में आ जाएगा, ऑसिलेट होने लगेगा एक्सेलरेशन की वजह से। जब ऑसिलेशन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लूज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए इसी वजह से इस चैप्टर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी चार्ज इन रेस्ट, यानी चार्ज के वो हालात को हम लोग पढ़ेंगे, वो स्टेट को पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या क्या होगा चार्ज के साथ। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे अभी हम, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज है चार्ज से रिलेटेड सारी बात को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो ये बात, इसको आप लोग उतार लें इस नोट्स को, आप आगे देखिए हम लोग समझते हैं क्या है। चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। ये बात याद रखना, चार्ज का सिंबल होता है Q, और चार्ज का SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है उसका नाम होता है कूलम, साइंटिस्ट कूलम। यह बात भी याद रहना चाहिए। तो चार्ज का SI यूनिट क्या हुआ, कूलम हुआ। तो चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो उसका नाम होता है कूलम, इसको हम लोग कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। यह बात याद रहना चाहिए, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। अब आइए चार्ज का CGS यूनिट, चार्ज का जो CGS यूनिट होता है उसे हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं, याद रखना है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ESU, या फिर फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन। ये इतना नाम है चार्ज का CGS यूनिट का। तो ये बात याद रखिएगा आप, चार्ज का SI यूनिट कूलम, चार्ज का CGS यूनिट। अगर हम लिखें 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टैट कूलम भी कह सकते हैं हम इसे। ये बात याद रखना। अब देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिजिक्स में जो है ना सिमेट्री बहुत है, अगर लिंक कीजिएगा तो आपको फिजिक्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ ये देखिए C, अगर यहाँ पर कैपिटल C, कूलम तो कैपिटल C से होता है, स्मॉल c रहता है तो स्मॉल c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, जब C जहन में आएगा तो 3 × 10⁸ होगा, लेकिन कूलम है तो 1 कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है या ASU होता है। ये बात याद रखने के लिए। और 1
ESU जो होता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 3.36 इंटू 10 पे पावर -10 कूलम्ब होता है। ये सब नोट्स उतारते चलेंगे आप। ये बात समझ में आ गया। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। आइए अब, जबकि फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मॉलेस्ट यूनिट, और जबकि फैराडे जो होता है, याद रखिएगा ये भी चीज़, फैराडे जो होता है वो लार्जेस्ट यूनिट होता है। सब पढ़ेंगे हम लोग। 1 फैराड बराबर 96500 कूलम। ये बात भी याद रहना चाहिए आपको, ठीक। तो चार्ज का अदर यूनिट अगर हम लोग देखें जो हमारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, चार्ज का अदर यूनिट, तो चार्ज का अदर यूनिट सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं। चार्ज का अदर यूनिट क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक इस तरीके से भी चार्ज को इंडिकेट किया जाता है, माइक्रो कूलम से, मिली कूलम से। 1 मिली कूलम अगर लिखा रहेगा, 1 मिली कूलम बराबर क्या होगा, 10 पे पावर -3 कूलम। कहीं पर लिखा रहेगा 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होगा, 10 पे पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम लिखा रहेगा तो 1 नैनो कूलम बराबर कितना होगा, 10 पे पावर -9 कूलम। ये सब याद रखने का चीज़ है ताकि न्यूमेरिकल बनाना आसान हो आपके लिए। क्लियर ये बात। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज का अगर डायमेंशन हम निकालें, डायमेंशन आप लोग ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। ये पढ़ा होगा ना, I इंटू टी। यहाँ से I बराबर होता था Q बाई टी, तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकला, क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो I का जो होता है वो एम्पियर होता है, टाइम का होता है T, तो ये बन गया डायमेंशन Q का, यानी जिस मास 0, L0, A और T, यही होता है। बोर्ड वगैरह में पूछ देता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ये याद रखना है ये चीज़। तो चार्ज का डायमेंशन ये हो गया, ठीक। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसके नाम से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट CGS यूनिट के फॉर्म में आता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज 2 तरीके का होता है, ये आप सब बात जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये 2 तरीके का चार्ज होता है। अब चार्ज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अब देखिए चार्ज का नेचर देखिए, नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ चार्ज, ये नेचर ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ये नेचर है। या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात याद है आपको। और जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, ये बात भी याद रखना, रिपेल करेगा। तो ये हुआ लाइक चार्जेस, ये हुआ अनलाइक चार्जेस, ये सब बात आप जानते हैं, बेसिक सा चीज़ है, बेसिक सा फंडा। नेगेटिव नेगेटिव, अब ये क्यों होता है, ये कूलम्ब्स टॉर्सन एक्सपेरिमेंट में देखा जा सकता है प्रैक्टिकली इसे, कि जब 2 चार्जेस को आपस में लाया जाता है तो वो क्या किस किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये हो गया, ये बात याद रखना, इस बेसिक सा चीज़ है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव होने का जो असल मेन कारण है, रीज़न है कि वाई द लाइक चार्जेस attract why the like charges repel each other and unlike charges attract each other. The reason is that to maintain the electrical equilibrium. अगर इसका रीज़न लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है to maintain electrical equilibrium.
ये चीज़ आप लिख सकते हैं इसकी वजह से, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये चार्जेस का नेचर इस तरीके का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। अब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज ट्रांसफर होता है। अब थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे आप कि कोई भी बॉडी जो होता है, कोई भी बॉडी, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स जो होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसमें हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होता है। चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों में कौन चीज़ ट्रांसफ़र होगा। जैसे अगर हम बात करें एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस जो होता है, और इसके तरफ जो शेल होता है, के एलिमेंट पढ़ा होगा आपने, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन तो ज़ीरो होता है, तो पॉजिटिव होने की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। अब ये क्या होता है? ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉन्डेड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है। लूजली बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होने की वजह से इसे कम एनर्जी में ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, और जिससे एटम पर किसी तरीके का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी हम रबिंग करें या कंडक्शन करें या इंडक्शन करें तो इलेक्ट्रॉन आसानी तरीके से, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन प्रोटॉन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी की ज़रूरत होगी इसको अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहे तो, जो पॉसिबल नहीं है, जो मुश्किल है। ये बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा। दो बॉडी अगर मान लीजिए, हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में भी पढ़ेंगे इसे, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टीज़ समझ रहे हैं। जब दो बॉडीज़ हैं और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है? बराबर है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो बॉडी कैसा हुआ? न्यूट्रल हुआ। जब बॉडी न्यूट्रल है तो अब इससे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इस बॉडी में जाता है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में गया, तो जब ये जाएगा तो क्या होगा? क्लियर ये बात है? बात समझ में आ रहा है? जब ये जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर था। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था तो एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब बराबर नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कम गया। किससे? प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन। और इसमें अब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन लेस देन हुआ प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन हुआ प्रोटॉन से, तो क्या होगा? सिंपल सा, ये बॉडी अब कैसा शो करेगा? ये बॉडी पॉजिटिव शो करेगा। और ये बॉडी कैसा शो करेगा? ये बॉडी नेगेटिव शो करेगा। इमोजी टाइप से पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ये चीज़? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बस बेसिक सा फंडा है, इसको याद रखने का। आप कैसे वो नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। एकदम आसान से समझना। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला एक घट करके इधर गया तो पॉजिटिव बढ़ा रह गया ना, पॉजिटिव बढ़ा रह गया। मान लीजिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन रह गया, और अब 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये तो 5 प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ज़्यादा शो कर रहा है। तो पॉजिटिव जब ज़्यादा शो होगा तो वो क्या शो करेगा? पॉजिटिव शो करेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यानी 5 से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन 5 ही रहा। तो अब क्या हुआ? एक नेगेटिव ज़्यादा शो कर रहा, तो ये बॉडी नेगेटिव हो गया और ये बॉडी पॉजिटिव हो गया। तो याद रखने का तरीका ये होता है कि
जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी कह सकते हैं। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी कैसा शो करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। और जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी कैसा शो करेगा, निगेटिव शो करेगा। ये बात समझ में आ गया, ये बॉडी पॉजिटिव और ये बॉडी निगेटिव। अब देखिए हम जानते हैं ये चीज़ कि जब बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, यानी चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जा सकता है, और वो कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, प्रोटॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी होता है, ये बात हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जब हम ये बात जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मास भी ट्रांसफ़र हुआ, यानी चार्ज के साथ साथ क्या हुआ, मास भी ट्रांसफ़र हुआ। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया और इस बॉडी से गया, तो जब बॉडी पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन घटा तो मास भी घटेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो मास भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बस ये बात याद रखना है, पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए। व्हेन ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, ओह सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हेन ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, देन इट मास डिक्रीजेस, इसका मास क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। यानी जो मास निकालेंगे हम, तो पहले वाले मास में माइनस करेंगे नंबर जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा उस बॉडी का मास निकल जाएगा, याद रखिएगा। यानी बॉडी जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास क्या होगा, घटेगा, ये बात याद रखना। और बॉडी जब निगेटिवली चार्ज होगा तो मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये बात भी याद रखना है। तो व्हेन ए बॉडी, ये सब नोट्स है, उसको आप लोग उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन ए बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड, इट मास increases। जब बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब अगर इसका मास निकालेंगे हम, तो m पहले वाला मास और प्लस नंबर ऑफ जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास घटेगा, जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा तो मास बढ़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं चार्ज का, जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है। अब देखिए, स्मॉलेस्ट जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड यानी सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड जो लिया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा। वो कितना होता है ये आप सब जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद रहे ये बात। और सेम चीज़ आप इसको याद रखने का मतलब, ये प्रोटॉन का भी यही होता है, सिर्फ प्लस माइनस जब आपका नेचर शो किया जाएगा तो प्लस और माइनस के हिसाब से दे दिया जाएगा। क्वार्क्स भी सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन क्वार्क्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वार्क्स से हमारे सिलेबस में नहीं है, और वो आगे जा कर के अगर काफ़ी ज़्यादा आप एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह, क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है ना, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is independent
ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो असल में स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जैसे तीन आदमी, मान लीजिए ये एक आदमी ये हुआ, एक आदमी ये हुआ और एक आदमी ये हुआ, ये तीन आदमी है। अब तीन आदमी अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, तो वो अलग तरीके से किस तरीके से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। देखिए, ये जो आदमी है ये अगर रेस्ट पे है, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और ये एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेशन में ये, तो ये इसे मान लीजिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो आदमी जो होता है यानी जो भी बॉडी होता है किसी दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व करता है, वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करता है। तो ये जो रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी होता है इसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। यस, आप जानते हैं ये बात, इनर्शियल फ्रेम। और ये जो एक्सेलरेटेड मोशन में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये बात भी आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि जब इन फ्रेम्स से चार्ज को ऑब्जर्व किया जाएगा, चार्ज को देखा जाएगा, एक चार्ज है ये चला जा रहा है, ठीक है, ये चार्ज है, यहाँ पर मौजूद चार्ज है, ये रेस्ट से देख रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी देख रहा है, ये एक्सेलरेशन से देख रहा है ये चार्ज को। अब इस चार्ज को जब ये देख रहा है तो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ये बात समझ गए हैं आप? क्लियर ये बात? ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है कि चार्ज जो होता है वो क्या उसको कहते हैं, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। मतलब क्या होता है कि चार्ज डजंट शो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना। चार्ज रिलेटिविस्टिक फेनोमेना शो नहीं करता। याद रखिए ये चीज़, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बात है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, मास, लेंथ और टाइम, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास, टाइम, ये सब चीज़ ये शो करेगा। किस चीज़ को शो करेगा? रिलेटिविस्टिक फेनोमेना को। ये बात याद रखना, मास, लेंथ, टाइम शो करेगा, चार्ज शो नहीं करता। कैसे? अब यहाँ पर क्या बात आ रहा है, जैसे मान लीजिए एक आदमी का वेट है, एक आदमी है, इसका वेट है 60 kg। अब ये 60 kg है, इसका मास है। अब इसको क्या दिया गया, ये एक वेलोसिटी से चलने लगा, एक वेलोसिटी से चलने लगा, तो इसके अंदर मास में चेंजेस आता है। रिलेटिविस्टिक फेनोमेना ये कहता है कि इसके अंदर मास में चेंजेस आता है। लेकिन क्या होता है कि ये इतना चेंजेस आता है कि हम इसको कंसिडर नहीं कर पाते, इसको हम ये नहीं कर पाते कि वो बहुत बड़ा चेंजेस आया। नहीं, कब चेंजेस आता है? जब मास कंपेरेबल हो जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तब एक बड़ा चेंजेस नज़र आता है देखने के। जब कोई भी बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के रफ्तार से चलने लगेगा तो वो क्या होता है, वो कंसिडर करने वाला मास होता है। लेकिन ये जो अभी जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी बहुत कम है लाइट के स्पीड से। लाइट के स्पीड से इस बॉडी का जो स्पीड है वो बहुत कम है, इसलिए जो मास में चेंजेस तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, जो हमें नज़र नहीं आता, इसलिए उसको नोटिस नहीं किया जाता, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। लेकिन यही जब मास स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में, उसके बराबर में होगा, तो हमें मास में जो चेंजेस नज़र आएगा, जो महसूस हम करेंगे, वो हमें डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो नज़र हमें नहीं आएगा। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट्स के हिसाब से जब हम चलने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें नज़र आएगा, महसूस होने लगेगा ये चीज़। तो इसीलिए जो मास होता है, मास m0 √1 - v²/c²। ये बात याद होगा आपको कि रेस्ट मास, ये रेस्ट मास होता है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है,
मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। यही है रिलेटिविस्टिक फेनोमेना, ये चीज कि मास स्पीड पे डिपेंड कर रहा है लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज रिलेटिविस्टिक फेनोमेना शो नहीं करता है। चार्ज को अगर लाइट की स्पीड से भी लेकर चल दिया जाएगा तो चार्ज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखना है। चार्ज डजेंट डिपेंड ऑन द स्पीड। अब अगर मान लीजिए चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता तो क्या होता? अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता तो जो एटम्स का न्यूट्रलिटी है ना वो वायलेटेड हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। ये बात याद रखना, ये चीज़। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया, ये चीज़ कि चार्ज रिलेटिविस्टिक फेनोमेना नहीं करता। बस 3 चीज़ें, मास, लेंथ और टाइम। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बात समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज था चार्ज से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसे याद रखेंगे आप, नोट्स उतारते चलेंगे। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम लोग समझेंगे। चार्ज जो होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज 3 तरीके होता है। चार्ज एडिटिव नेचर में होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, बोर्ड्स के एग्जाम में। राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और बोर्ड्स वगैरह में ज़्यादातर ही ये सवाल पूछा जाता है और उसे न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग समझेंगे। देखिए तो पहला जो हम लोग है पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, वो है एडिटिव ऑफ चार्ज। ये बात याद रखना, चार्ज जो होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर किसी बॉडी में चार्जेस है, मान लीजिए किसी बॉडी में Q1 चार्जेस है, Q2 है, Q3 है, -Q4 है, ये चार्जेस है, तो उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q4 है ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस कर देंगे तो Q4, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हो गया, नेट चार्ज हो गया हमारा। ये होता है चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, ये बात याद रखना है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग कि चार्ज जो एडिटिव इन नेचर है, मान लीजिए कि किसी एक सिस्टम में चार्ज है, एक सिस्टम है उसमें +5 कूलम है, -6 कूलम है, -2 कूलम है, +4 कूलम है, ये चार्जेस है। अब इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम में 5, सबको जोड़ देंगे, 5 कूलम प्लस -6 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 4 कूलम। 5 -6 -2 प्लस माइनस प्लस 4। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1 कूलम आएगा ना। 5 4 9 6 2 8 -8 तो 1 कूलम। तो चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, याद रखिएगा। चार्ज जो होता है वो किस नेचर में होता है? एडिटिव इन नेचर में होता है। अब देखिए चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक सिस्टम को आइसोलेट कर दिया गया है, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया गया है, तो उसका टोटल चार्ज जो होता है वो रिमेन्स कंजर्व्ड होता है। रिमेन्स कंजर्व्ड, वो रिमेन्स कंजर्व्ड होता है। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिएगा आप, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed।
चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि इन आइसोलेशन सिस्टम है, याद रखेंगे, इन आइसोलेशन, बट इट कैन बी ट्रांसफर, it can be transferred, but it can be transferred from one object to the other, ये बात याद रखें। बल्कि ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम ना बना सकते हैं, ना बर्बाद कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि हम क्रिएटर नहीं हैं जो हम इस चार्ज को क्रिएट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, बल्कि हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, ये इंसान की सलाहियत होती है अब देखिए यहाँ पर ये बात इसको एग्जांपल से समझिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जैसे कि एक बॉडी है जिस पे चार्ज है 3 कूलम, एक बॉडी है जिस पे चार्ज है 10 कूलम, और एक बॉडी है जिस पे चार्ज है -8 कूलम। ठीक, अब इसको मान लिया गया एक सिस्टम, इसको क्या मान लिया गया, एक सिस्टम मान लिया गया। जब इसको सिस्टम माना जाएगा तो क्या होगा कि इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज होना चाहिए। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, यही है कंजर्वेशन का मतलब, यही होता है। जहाँ पर भी कंजर्वेशन होगा वहाँ पर इनिशियल इक्वल टू फाइनल, बात बराबर होगा। तो देखिए इनिशियल चार्ज कितना हुआ, इनिशियल चार्ज जो हुआ हमारा वह हुआ 3 कूलम प्लस 10 कूलम -8 कूलम। तो कितना हो गया, 3 + 10 13, 13 में से 8 गया 5 कूलम, ये हुआ इनिशियल चार्ज। अब क्या हुआ कि ये जो हम सिस्टम मान रहे हैं, ये 3 कूलम है और ये 10 कूलम है और ये -8 कूलम है। अब इसमें से 2 कूलम चार्ज इससे इसमें आ गया, ये बॉडीज अलग अलग, इसको एक सिस्टम मान लिया, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब क्या हुआ, इसमें से 2 कूलम इसमें ट्रांसफ़र हो गया, ये यहाँ चला गया, 8 कूलम में चला गया। तो जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया 3 कूलम, 2 कूलम इससे ट्रांसफर हुआ तो ये 8 कूलम हो गया। अब 2 कूलम इसमें गया तो -8 + 2 तो कितना हो गया, -6 कूलम हो गया। ठीक, -6 कूलम हो गया। अब इसको हम फाइनल चार्ज निकालेंगे, फाइनल चार्ज। तो देखिए फाइनल चार्ज कितना हो गया, 3 + 8 -6 कूलम, 8 3 11, 11 में से 6 गया 5 कूलम आ गया। तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज बराबर हो गया, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर ये पॉइंट। अब हम लोग समझेंगे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है एक डिस्क्रीट फॉर्म में होना कोई भी वैल्यू, या फिक्स्ड अमाउंट में कहा जाए, वो वैल्यू किस अमाउंट में होगा, फिक्स्ड अमाउंट में होगा या डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। मास क्वांटाइज्ड नहीं होता, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, ये याद रखना। मास क्वांटाइज्ड नहीं होता, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। कैसे, जैसे अगर एक बॉडी का है, हम एक बॉडी है तो इस बॉडी का हम कह सकते हैं 15 kg भी ये बॉडी हो सकता है, 15.5 kg भी हो सकता है, 15.2 kg भी हो सकता है ये बॉडी, ठीक है ना। 15.5 किलो भी हो सकता है, 17.5 किलो भी हो सकता है। ये बॉडी का मास है, ऐसा हो सकता है। तो मास एक फिक्स्ड अमाउंट में नहीं आ रहा, 15, 16, 17 के फॉर्म में नहीं आ रहा, लेकिन चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। यानी चार्ज जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स जो हुआ इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये होता है असल में मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेग्रल, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू N इंटू ए। ये होता है फॉर्मूला, ये प्लस और माइनस, मतलब n जो यहाँ पर होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, n इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, यानी क्वांटाइज का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में, एक डिस्क्रीट वैल्यू होना चाहिए आपका। जैसे अगर हम क्या है कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम जब आप इंटर किए तो आपने देखा कि मान लीजिए क्लास 10 है, तो क्लास 10 में जो स्टूडेंट होता है उसमें आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का हाइट और किस तरीके से होता है। आप इंटर किया, आप गिना काउंट किया तो 30 स्टूडेंट था। अब नर्सरी के स्टूडेंट को उठा करके ला करके या 1 kg 1 या LKG UKG या 2 मान लीजिए लास्ट एक बच्चे को उठा करके क्लास 10 में रख दिया गया। अब फिर आप जब गए क्लास में तो आप किस तरीके से उसको काउंट करेंगे कि अरे ये तो 30 था, ये बच्चा आ गया तो ये 30.5 हो गया, 30.5 हो गया, या फिर 30.5 कह सकते हैं, या फिर आप 29.25 कह सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, आप कहेंगे 31 30 के बाद 31 आ जाएगा, तो 30 के बाद 31 आएगा तो 31 हो गया टोटल, तो टोटल अमाउंट 31 हुआ। आप उसको 30.5 और 30.2 और 30.3 नहीं कह सकता है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन। तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो Q बराबर हो गया प्लस माइनस N इंटू ए, ये बात याद रखेंगे आप। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ए हुआ। तो अब जब प्लस माइनस N इंटू ए हुआ तो N क्या हुआ, वेयर N इज द नंबर ऑफ चार्ज, याद रखिएगा, नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। E जो हुआ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और Q जो हुआ वो चार्ज ऑन बॉडी हुआ, चार्ज ऑन बॉडी, ये याद रखिए। तो N जो होना चाहिए, N होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। N नहीं होना चाहिए 2/3 इलेक्ट्रॉन, -3/5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब एक चीज़ है कि ये होता है मामला क्वार्क्स में, अभी इससे पहले हमने बताया था। क्वार्क्स होगा प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन -E/3 इलेक्ट्रॉन, ये होगा, ठीक है, क्वार्क्स में। लेकिन क्या होता है, ये एग्जिट्स, दे डोंट एग्जिट्स इंडिपेंडेंटली। इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिट्स करता है, ये नहीं करता है। ये ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, ये पेयर के फॉर्म में होता है, फाउंड इन पेयर। क्लियर ये बात? तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए अगर कहा जाए कैन ए बॉडी हैव a charge of 4.8 into 10⁻⁻18 कूलम। अगर ये कहा जाए क्या ये बॉडी में 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं N इंटू ए हुआ, ठीक। यहाँ कूलम दिया हुआ, ये कूलम दिया हुआ है, मतलब Q दिया हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁻18। E बराबर हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें फाइंड क्या करना है, N फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ चार्ज। तो N बराबर क्या होगा, Q/E हो जाएगा। यहाँ से 4.8 इंटू 10⁻⁻18, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल, पॉइंट कितना बार में, 3 बार में, 3 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 19, 10 आ जाएगा, बराबर 30 हो गया। तो ये यस, ये होगा, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये होगा। क्यों? क्योंकि n इंटीजर के फॉर्म में आया, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, ना कि डेसिमल के फॉर्म में आया है। अगर कहा जाए
अगर कहा जाए कि कैन ए बॉडी हैव 2.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये बॉडी में हो सकता है? तो n बराबर क्या होता है? Q बाई E। Q कितना दिया हुआ? 2.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 और E होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2/16 1/8। क्या ये पॉसिबल है? तो ये इसका जवाब होगा नो, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, 1/8 फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ये बात याद रखें आप, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू। अगर कहा जाए क्या एक बॉडी के ऊपर 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है? पॉसिबल है? कैन ए बॉडी हैव 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम? तो देखिए n बराबर क्या होता है? Q बाई E। Q का वैल्यू हो गया 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, ठीक, और बाई क्या हो गया? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। क्लियर? अब आइए यहाँ पर देखिए, ये क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आया था, ये वैल्यू 2/16, यहाँ पर एक मिनट, 1.6 था ना, ये हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा और ये कैंसिल होकर के कितना बचा? 20/16। 20/16 करेंगे तो 20/16 का वैल्यू जो हो गया वो हमारा कितना हो गया? 5 4 5/4 आएगा इसका वैल्यू, 5/4। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। अब यहाँ समझिए, ये 99 कैंसिल, 8/1.6 आया, तो ये हटाएंगे ऊपर 10 हुआ, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 5 आया, तो ये हो गया 5। क्लियर? तो 5 हुआ ये। तो ये क्या ये पॉसिबल है? तो यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट कैन हैव, इट इज़ पॉसिबल। तो समझ में आ गया, n जो होना चाहिए वो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लियर ये बात? अब देखिए, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स है, हम लोग अगर इस वीडियो लेक्चर में समझना चाहें तो समझ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कुछ लेक्चर्स कुछ न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो उसमें क्वांटाइजेशन से रिलेटेड Q बराबर N इंटू E पर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है, तो आप कमेंट्स करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो नीट और एम्स और IIT की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास ये इस वीडियो को ज़रूर सेंड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।